क्या गांव गांव शहर शहर में महिला नेताओं की बाढ़ से नहीं आ जाएगी? क्या इसी तरह मोहल्ले के छुटभइये नेता महिला सांसदों के समर्थन में पीछे पीछे नमस्कार दोस्तों, नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान की सियासत एक क्रांतिकारी मोड़ पर पहुंच गई है, जहां चीजों को तय करना बहुत मुश्किल मालूम देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर एक नया इतिहास रच दिया। यूं कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल लाकर मोदी ने विपक्षी एकता की हवा निकालने की कोशिश की और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बेहद मजबूत हो गए लगते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये अभी आपको आगे बताएंगे। उन्होंने पुरानी संसद से नई इमारत में प्रवेश करने के साथ ही महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश करके एक तरह से चुनावी सिक्सर मारने की कोशिश की है। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर जैसे मुद्दों पर अड़ा विपक्ष अब बीजेपी के मुद्दों पर ही बैटिंग करने को मजबूर हो गया है। कांग्रेस भी महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की होड़ में शामिल हो गई है और मोदी सरकार की मंशा पर सवाल भी उठा रही है। लेकिन यह भी सच है कि यूपीए सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति की वजह से महिला आरक्षण बिल सालों पहले लटक गया था। तब देश में जात की राजनीति करने वाले लालू मुलायम जैसे कई नेताओं ने महिला आरक्षण बिल पर इतना तीखा विरोध किया था कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार चाहने के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी, यानी तब यह बिल पारित नहीं हो पाया था। महिलाओं के आरक्षण के विरोधी थोड़े थे, लेकिन जिस तरह का कानून आ रहा है, जिस तरह विधेयक आ रहा है, हम उस विधेयक के खिलाफ है। विधेयक में संशोधन कीजिए और उसमें प्रावधान कीजिए कि मुसलमान, दलित और पिछड़े महिलाओं के लिए ये आरक्षण अलग से रख दिया गया। इससे लड़ रहे हैं लड़ाई, हम समाज को जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, हम देश को मजबूत के लिए लड़ रहे हैं। अब 8 मार्च 2010 को राज्यसभा में अफरा तफरी बची थी। याद करिए वो दौर। समाजवादी पार्टी के सांसद नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर चेयरमैन हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़ गए थे और माइक उखाड़ने की कोशिश करने लगे। राष्ट्रीय जनता दल के राजनीति प्रसाद ने तो बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन की तरफ उछाल दी थी। ये मंजर था उस समय। लोक जनशक्ति पार्टी के साबिर अली और निर्दलीय सांसद एजाज अली ने भी डिस्कशन रोकने की पूरी कोशिश की थी। अगले दिन यानी 9 मार्च 2010 को हंगामा करने वाले सभी 7 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया था और मार्शल उन्हें पकड़कर बाहर ले गए थे। इसके बाद विधेयक पर वोटिंग हुई। पक्ष में 186 वोट पड़े और विरोध में सिर्फ 1 वोट, क्योंकि बीएसपी वॉकआउट कर गई थी और टीएमसी ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। पहली बार देवगढ़ सरकार द्वारा 1996 में टेबल होने के बाद यह साल 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया था। लेकिन यूपीए सरकार यह बिल लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। अगर उस समय सोनिया गांधी जी ने तब मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई होती तो आज इतिहास में मोदी की जगह उनका नाम होता, मनमोहन सिंह जी का नाम होता और यूपीए सरकार का नाम होता। निश्चित ही आज राहुल जी को भी इसका फायदा मिलता। लेकिन चलिए, सियासत ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही चलती है। वैसे 1996 के बाद 1998 में 4 बार, 2000, 2002, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी नाकाम रही थी और 2008 में यूपीए की सरकार एक बार पहले कोशिश करके नाकाम हो चुकी थी। इस बिल के विरोध में तब के सांसद शरद यादव ने कहा था, कौन महिला है, कौन नहीं है, केवल छोटे बाल रखने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने देंगे। यानी उन नेताओं ने इसे गरीब और अमीर महिलाओं के बीच एक तरह से बांट दिया था। लेकिन 2010 में राज्यसभा से पारित करवाने के बावजूद यूपीए सरकार लोकसभा से इसे पास नहीं करवा पाई। अब कांग्रेसी ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी भी 9.5 साल बाद चुनाव से पहले ये काम कर रहे हैं। पहले भी कर सकते थे ताकि महिलाओं के वोटों को रिझा सकें, आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठा सकें। तो इसे मानने में कोई परहेज नहीं है
और ना होना चाहिए, तो वोटों के लालच में ही सही कम से कम मोदी सरकार मजबूती के साथ ये काम अपने हाथ में ले चुकी है और लगता है कि वो इसमें कामयाब हो जाएगी। और इतिहास रचे जाने के बिल्कुल करीब खड़ा है देश। अब समझ लेते हैं महिला आरक्षण लागू होते ही देश में कैसा नजारा होगा, क्या कुछ बदलेगा। तो सबसे पहले लोकसभा में 181 महिला सांसद हो जाएंगे, लेकिन राज्यसभा में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरह राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, यानी 1/3 महिलाएं दिखाई देंगी, लेकिन वहां की विधान परिषदों में कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सोचिए, हर राज्य की विधानसभा में जब 1/3 महिलाओं को लाना जरूरी हो जाएगा, तो पूरे देश की राजनीति कैसे बदलेगी, क्या कुछ बदल जाएगा। आज भले ही इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लगता हो, लेकिन यकीन मानिए, हिंदुस्तान एक नई इबारत लिखने को तैयार है, एक नए समाज की ओर आगे बढ़ने को तैयार है अगर महिला आरक्षण बिल लागू हो जाता है। सोचिए, यूपी विधानसभा में कुल 403 में से 1/3 यानी 101 महिलाएं सदन में बैठकर सवाल पूछेंगी। राजस्थान में 66 महिलाएं सदन के भीतर मजबूती से समस्याएं रखती हुई दिखाई देंगी। कल्पना कीजिए सवाल कैसे होंगे। कितना भी सियासत कर लो, लेकिन महिलाएं जरूरी मुद्दों को उठाने से चूकेंगी नहीं, चाहे पार्टी लाइन कुछ भी कहती हो। मसलन गांव में पानी की समस्या है, अस्पतालों में महिला डॉक्टर, स्कूलों में महिला शिक्षिका न होने का मुद्दा एकदम से बड़े मुद्दा बन जाएंगे, हंगामे होंगे। इन महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए इन मुद्दों पर आवाज भी बुलंद होगी। पुरुष सांसदों का हुजूम हो हल्ला करके उनको चुप नहीं करा पाएगा। अद्भुत नजारा होगा हिंदुस्तान की सियासत में। और यकीन मानिए, समय लगेगा, लेकिन आज जैसे हालात से तो कम से कम 2-3 गुना अच्छा ही होगा। यानी देश की सत्ता में आधी आबादी को 1/3 हिस्सेदारी देना भी एक क्रांतिकारी कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी जरूर इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए। महिला आरक्षण वैसे हमेशा बीजेपी के एजेंडे में रहा है और महिलाएं बीजेपी को जमकर वोटिंग भी करती रही हैं। पिछले 10 साल में देखा जाए तो 2014 में देश में 26 करोड़ महिला वोटर थी, जो 2019 में बढ़कर 29 करोड़ हो गई थी। और 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट मिले थे, जबकि 2019 में यह बढ़कर 36% हो गए थे। कहते हैं 3 तलाक विधेयक पास कराने के बाद मुस्लिम महिलाओं का बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को मिला था और यह बहुत बड़ा मुद्दा था, ऐतिहासिक काम हुआ था। 2014 में लोकसभा में 62 सांसद पहुंचे थे, तो 2019 में बढ़कर 78 हो गई थी। यानी 2014 में महिला सांसदों की तादाद 5.52% से बढ़कर 7.55% पहुंच गई थी। जबकि 2014 में कांग्रेस की बात करें तो महिला सांसद पुरुषों की तुलना में 0.74% थी, तो 2019 में 1.10% पहुंच गई थी। ये संख्या कांग्रेस की इसलिए कम है क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 2 चुनाव में बहुत ही खराब रहा था। इस लिहाज से कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बीजेपी को चुनाव में बड़ा फायदा देगा और मोदी सरकार यही चाहती है। जब महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा तो बड़े बड़े नेता कुछ उसी तरह अपने घर की महिलाओं को राजनीति में भेजेंगे, आगे लाएंगे। जैसे अभी पंचायतों के चुनाव में आप देखते हैं, सरपंच चुनी गई महिला के पति सरपंच पति कहलाते हैं और सारा काम वो करते हैं। क्या उसी तरह विधानसभा विधायकों और सांसदों के मामले में भी होगा? बहुत अद्भुत और रोचक नजारा होगा। क्या गांव गांव शहर शहर में महिला नेताओं की बाढ़ से नहीं आ जाएगी?
क्या इसी तरह मोहल्ले के छुटभइये नेता महिला सांसदों के समर्थन में पीछे पीछे घूमने नहीं लगेंगे? बहुत सारे काम कराने होते हैं उनको, जैसे अभी पुरुष नेताओं घूमते हैं। या महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आखिर महिला है तो महिला के साथ रहना पसंद करेंगी। तो भविष्य की राजनीति में उनको अपने के लिए भी एक स्कोप बनाना है, स्कोप दिखेगा। तो युवा लड़कों के साथ युवतियां भी बराबर की संख्या में नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगी। अद्भुत नजारा होगा, बहुत बड़ा बदलाव समाज में होने वाला है। कुछ लोग कह सकते हैं अभी भी तो महिलाएं चुनी जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जो महिलाएं चुनी जा रही हैं उनमें से अधिकांश मजबूत सियासी परिवारों से हैं। सालों उनकी ट्रेनिंग चलती है, उनको तैयार किया जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव को तैयार किया गया चुनाव में, और आज वो अच्छा खासा बोलती हैं। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीतिक विरासत में मिली, रेड कारपेट पर चल के वो सियासत की मंजिल पर पहुंची। तो ग्रामीण इलाकों की महिला नेताओं का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। संसाधन न होने के बावजूद उनकी हिम्मत आगे बढ़ने की होगी। और इतना ही नहीं, पुरुष नेता तब खुद उनको आगे लेके आएंगे। चलिए चुनाव लड़िए, आइए इस महिला सीट से चुनाव लड़िए, आपको हम सपोर्ट करेंगे। इसी तरह उनके विपक्ष में भी जो पार्टियां हैं वहां भी महिलाएं खड़ी की जाएंगी, उनके भी सपोर्टर आएंगे। उन महिलाओं के पीछे भी पुरुष नेताओं का समर्थन होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अद्भुत बदलाव होगा। अब सवाल उठता है कि ये सब कब से होगा? तो जवाब है 2024 के लोकसभा चुनाव में यह नहीं होने जा रहा। इसलिए अभी वाले सांसदों को अपने टिकट कटने की चिंता नहीं होगी ज्यादा। ये लागू होगा जनगणना पूरी होने के बाद और फिर नए परिसीमन के बाद, यानी कम से कम 2-3 साल और लगेंगे। यानी लोकसभा की बात करें तो 2029 में लागू हो पाएगा। मोटा मोटा 2026 इसके लिए तय किया गया है। तो राजनीति में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए तैयारी करने के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय है। जाहिर तौर पर अब वो भी चुनाव में आगे आएंगी, उसमें अपने आप को महिलाएं रुचि लेती हुई दिखाई देंगी, खासकर युवा महिलाएं। जैसे अचानक आजकल देखते होंगे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब में महिलाएं वीडियो क्रांति लेकर आई हैं। घर पर रहने वाली महिलाएं वीडियो बना रही हैं। उसी कड़ी में सामाजिक कार्यों में भी बिंदास होकर मैदान में उतरेंगी। आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं इसमें क्या क्या फायदे होंगे और क्या कोई नुकसान भी आपको इससे दिखाई देता है। It is a historic day for the nation, for the women of the nation, and it was the first session of the new parliament, and the entire session was dedicated to women empowerment and upliftment of women. And I think it is such an honourable thing to happen to the entire woman humanity, I would say. And all credit to our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He has done a lot. तो महिला आरक्षण के लिए पेश विधेयक का नाम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 रखा गया है, जिसे मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है। जाहिर तौर पर चुनाव के चलते ऐसा नाम दिया गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जैसे ही नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश किया, विपक्ष की ओर से शोर शराबा शुरू हो गया। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। तो बिल तो पेश हो गया, लेकिन सवाल उठता है क्या संसद में बिल पारित होने से सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी ये लागू हो पाएगा? तो जवाब है हाँ, होगा। लेकिन इसके लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना होगा। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। चूंकि विधानसभा सीटों में भी बदलाव होना है, ऐसे में आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। अगर सभी राज्यों की विधानसभा प्रभावित हो रही है
तो उस राज्य की विधानसभा भी सरकार से मांग कर सकती है कि हमारी सहमति भी लीजिए, हमसे भी तो पूछिए। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से ऐलान किया है उससे लगता है कि वो ही इसका हल भी निकाल लेंगे। उनकी इच्छा शक्ति मजबूत है। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। अब मोदी जी का नाम आया है तो कांग्रेस ने मोदी जी की मंशा पे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, इसका क्रेडिट भी लिया, लेकिन बाद में ये पूछा कि 2029 से क्यों, 2024 से क्यों नहीं? आपकी मंशा ठीक नहीं है, आप चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए आप अगले 5 साल के लिए इसे टाल रहे हैं। अगले 5 साल यानी 2029 में मोदी जी शायद रहें, शायद ना रहें उस चुनाव में, तो क्या मोदी जी अपने चुनाव में किसी तरह की बाधा नहीं चाहते? ये कांग्रेस की मंशा है। इस पर बहुत राजनीति हो रही है, बहुत बात हो रही है। आप भी मंशा पर अपनी बात रखिएगा, लेकिन फिलहाल हम तो ये कहेंगे कि एक अच्छा मुद्दा सामने आया है, तो फिलहाल उसकी जो पॉजिटिविटी है उस पर बात करना जरूरी है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, सब सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। अब एक सवाल ये उठता है, क्या महिला आरक्षण हमेशा के लिए है? तो जवाब है नहीं, केवल 15 साल के लिए है। लोकसभा और विधानसभाओं में यह कानून जब लागू हो जाएगा, इसके बाद 15 साल तक अमल में रहेगा। उससे आगे अगर रिजर्वेशन जारी रखना है तो फिर से बिल लाना होगा, बिल्कुल इसी तरह, और मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत उसे पास कराना होगा। अगर 15 साल के बाद उस समय की सरकार नया बिल नहीं लाती है तो यह कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर आज के हालात से तुलना करें तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि 15 साल बाद यह दोबारा लागू हो पाएगा। इसलिए आज की युवतियों के सामने राजनीति में जगह बनाने के लिए 15 साल तो पक्के हैं। आगे का तब के तब हालात जो होंगे वो तय करेंगे। इसी तरह यह भी पूछा जा रहा है, क्या SC/ST महिलाओं को अलग से इसमें आरक्षण मिलेगा? तो जवाब है नहीं। SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण SC/ST कोटे से ही मिलेगा। जैसे इस समय लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है 131 है, उसमें महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बाकी 87 सीटों पर महिला पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह OBC महिलाओं की भी अलग से आरक्षण का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, और इसी को लेकर सालों से हंगामा होता रहा और अभी भी हंगामा होगा। यूपी बिहार में जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों के नेता खुलकर महिला आरक्षण का इसीलिए विरोध करते हैं। पिछड़ी जात की महिलाओं के लिए वो मांग करते हैं अलग से आरक्षण क्यों न रखा गया, उसी आरक्षण में उनकी संख्या भी रखी जाए। उनका तर्क है, जिस तरह शिक्षा में अगली जाति आगे है उसी तरह उनकी महिलाएं भी आगे हैं और वे इस आरक्षण का पूरा फायदा उठा ले जाएंगी। लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए और आप भी गौर से सोचिए तो यह तर्क थोड़ा खोखला लगता है, क्योंकि एक तो हर सीट पर टिकट जाति समीकरण देखकर ही पार्टियां तय करती हैं, ये हम सब जानते हैं। व्यवहारिक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर किसी सीट पर पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा होगी तो टिकट देते समय सियासी पार्टियां सारे समीकरण देखेंगे और उसी जाति की महिला को टिकट देंगी। इसलिए भले ही वो सीट महिला होगी लेकिन टिकट उसी जाति की महिलाओं को मिलेगा जैसे अभी पुरुषों को मिलता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, तो अपनी कमेंट करके अपने इलाके के अनुभव शेयर जरूर करें। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने तो इसका क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया। अब सवाल उठता है कौन सी सीट महिला होगी, ये कैसे तय होगा? तो चुनाव आयोग इसके लिए जनगणना तक इंतजार करेगा। बिल पारित होने और जनगणना के बाद चुनाव आयोग से सीटें चुनेगा। सीटों को चुनाव पहली बार तो रैंडम ही हो सकता है या महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर भी हो सकता है। चूंकि अधिकांश सीटों पर महिला पुरुषों की तादाद लगभग बराबर होती है, 19-20 का अंतर होता है, इसलिए ये बहुत मुश्किल होगा। तकरीबन बराबर संख्या में पहली बार आरक्षित सीटें रैंडम चुनने की संभावना ज्यादा लगती है। उसके बाद आरक्षण रोटेशन के आधार पर होगा, यानी हर परिसीमन के बाद सीटें बदली जा सकेंगी। जैसे अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं,
महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी और अगली बार फिर रोटेशन सिस्टम आएगा। उसके बाद हर अगले चुनाव में 181 सीटें बदल जाएंगी, यानी 181 महिला सांसदों का टिकट कट जाएगा और वे अपनी मौजूदा सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसी तरह पिछले चुनाव की अनरिजर्व सीटें 362 जो हैं, उसमें से 181 सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या उनकी सीट बदल जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हर चुनाव में 362 सांसदों का या तो टिकट कटेगा या उनकी सीटें बदलेंगी और इस तरह बड़ी तादाद में महिला नेता सामने आएंगी। इतना ही नहीं, एक महिला 2 आरक्षित सीटों से भी चुनाव नहीं लड़ पाएगी। हाँ, वो बिना रिजर्व वाली सीटों से चुनाव लड़ पाएगी और ये हिंदुस्तान की राजनीति में बेहद क्रांतिकारी बदलाव होगा, यकीन मानिए। और अब इसका असली असर कितना पॉजिटिव होता है और कितना निगेटिव होता है, ये तो समय बताएगा। तो ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए नवीन निष्कर्ष के साथ। नमस्कार।